हेलो एंड वेलकम टू प्राइड द फ्यूचर एकेडमी। दोस्तों, मैं आप सभी का प्राइड एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपके बीच में प्राइड एकेडमी यूपीएससी ईपीएफओ का मोस्ट कंप्रहेंसिव बैच आपके बीच में लेके चल रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसका बहुत बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पा रहे होंगे और अपना कॉन्सेप्ट अपने प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रांग कर पा रहे होंगे। दोस्तों, अब बहुत कम समय बचा है। आपका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, आपका जो लिस्ट है कभी भी आ सकता है, शेड्यूल कभी भी हो सकता है आपका इंटरव्यू। तो ऐसा ज़रूरी इसमें ज़रूरी ये है कि अपने प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड की आवश्यकता है, एक सकारात्मक एटीट्यूड की आवश्यकता है, ठीक है? इसमें जो भी चीज़ें आप कर सकते हो, करने की बिल्कुल कोशिश करो। आप कैसे आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकता है, कैसे आपके पास बहुत सारे कंटेंट हो सकते हैं, कैसे आप बहुत ही अच्छे से अपनी बातों को, विचारों को रख पाते हो, कम्युनिकेशन पे काम करो। आपको जो भी अगर काम करने को मौका मिले, आपको काम करना चाहिए, अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। ऐसे में प्राइड अकेडमी आपको बहुत बड़ा पैकेज दे रहा है, जिसमें न केवल हम ड्राफ्ट पे काम करेंगे, जबकि आपके कंटेंट पे काम करेंगे और साथ-साथ यूपीएससी का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, कैसे आपको बातें करनी है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों का के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। इस बैच का जो एनरोलमेंट है, बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि एनरोलमेंट अब बहुत रजिस्ट्रेशन बच्चे पर्याप्त हो चुके हैं, बहुत कम लिमिटेड सीट है अभी, आप जाकर के एनरोल कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं? आपको पता है कि वुमेन इश्यूज़ मैंने पिछले लेक्चर में लिया है ना? महिलाओं की मुख्य रूप से समस्याएँ क्या मैंने आपको बताया है। अब सर, महिलाओं को इतने डिटेल में, इतने डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता है। कई बच्चे ने कहा कि सर, इतना डेप्थ में जाने की क्या आवश्यकता है? मैं बताता हूँ आपको, डेप्थ में इसलिए जाना है क्योंकि वुमेन इश्यू जो देखा जाए ना, ये आपके फ्लैश पॉइंट है, लगातार आप न्यूज़ में देख पा रहे हो। लगातार आप कहीं इसको देख रहे हो, कहीं डिबेट्स में हर जगह चर्चा चल रही है। सरकार की पॉलिसी, है ना, वुमेन्स को अलाइन करके जा रही है। इट मीन्स कि वुमेन का जो इश्यू है ना, अपने आप में बहुत क्रूशियल फैक्टर है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सारी समस्याएँ पता हो। वुमेन्स की क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं, चुनौतियाँ क्या-क्या हैं, क्यों प्रॉब्लम्स इतनी वुमेन्स को फेस करनी पड़ रही हैं। तब जाकर के आप कहीं न कहीं समाधान की बात कर पाएँगे, सॉल्यूशन की बात कर पाएँगे। तब आप समझ पाएँगे कि गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है इसको टैकल करने के लिए, जो वुमेन की बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, ठीक है? इसीलिए बहुत इन डेप्थ में पढ़ा जा रहा है और बिलीव मानिए, इस क्लासेस को जो बच्चों ने देखा है, मुझे कई सारे मैसेज कॉल्स आए कि सर, अब मेरा जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर हो गया है। तो ऑब्वियसली ऐसे ही हम करने वाले हैं। हर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को आपको बताया जाएगा। कैसे आप बेहतर तरीके से सोच सकते हो, कैसे अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर सकते हो, कैसे अपने एक एक जो आपकी मेंटालिटी है किसी चीज़ के प्रति, किसी को देखने का तरीका कैसे आप बेहतर कर सकते हो, सभी चीज़ों पे काम किया जाएगा, ठीक है? तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? जो वुमेन इश्यूज़ थे, है ना, उसको और कंटिन्यू करेंगे। क्यों, करंट अफेयर्स में आप देखिए, लगातार साल भर कुछ न कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहे हैं। जैसे आप मैरिटल रेप की बात कर लीजिए, एज ऑफ कंसेंट की बात कर लीजिए, है ना? या वुमेन के जो एक्सप्लॉइटेशन होते हैं एट वर्क प्लेस, उसकी बात कर लीजिए। तो ऐसे तमाम घटनाएँ, तमाम चीज़ें आपको न्यूज़ में दिखी हैं, है ना? या महिलाओं को लेके जो क्राइम्स हो रहे हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस या इवन जो रेप के केसेस देखे जा रहे हैं लगातार, या जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो किस तरीके से बढ़ रही है। अगर आप जेंडर इकोनॉमिक गैप की बात कर लीजिए, तो जिस तरीके से बहुत वाइड हो रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इन सारे मुद्दों पे बहुत अच्छे से चर्चा किया जाए और समझा जाए, ठीक है? तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं यहीं पे, है ना? क्योंकि देखिए, अ, अगर किसी सोसाइटी को, किसी समाज के विकास को या डेवलपमेंट को देखना है ना, तो उस समाज के महिलाओं को देखिए कि वहाँ उनकी उस समाज की महिलाओं का कितना विकास हुआ है, या उस कम्युनिटी की महिलाओं का कितना विकास हुआ है। इससे पता चल जाता है किसी कम्युनिटी का, किसी देश का, कि उस देश में कितना विकास है, उस देश में कितनी इक्वालिटी है, उस देश में कितनी खुशहाली है, कितनी समृद्धि है ना। ये बी आर अम्बेडकर ने कहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो इसीलिए वुमेन एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इशू है। हमें जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन वुमेन्स का है वो बढ़ाना पड़ेगा, है ना? जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना पड़ेगा, है ना? वर्क प्लेस पे बहुत फ्रीली वुमेन पार्टिसिपेट कर पाएँ, जिससे कि फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़े। तमाम चीज़ें हैं, आइए इस बैच में डिस्कस करते हैं, इस क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो जैसा अगर रिवीजन कर दिया जाए आपको, तो पता है कि मैंने आपको बताया था कि एंशिएंट टाइम में महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी हैं, नो डाउट, है ना? अगर आप देखिए, तो अगर अर्ली अर्ली वैदिक एरा की बात करिए, तो उसमें महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर थी। लेकिन लेटर वैदिक एरा में क्या होता है, महिलाएँ की जो स्थिति होती है बहुत ही खराब हो जाती है। जो महिलाओं की राइट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, वो छीन लिए जाते हैं, इकोनॉमिक राइट्स छीन लिए जाते हैं। यानी अगर पॉलिटिकल राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता छीन लिया जाता है। ऑन इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी पे जो गर्ल चाइल्ड का अधिकार होता है, पेरेंट्स के प्रॉपर्टी पे, वो भी खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद चाइल्ड मैरेजेस आपको देखने को मिलते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ आपको देखने को मिलता है ना? तो तमाम चीज़ें, और महिलाओं के प्रति एक ये होती भावना कि महिलाएँ सेवा के लिए बनी हैं, तो एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज़ वहाँ से शुरू होने लगती हैं महिलाओं के प्रति कि नहीं, महिला है तो कमज़ोर है, जेंडर स्टीरियोटाइप की भावना आने लगती है, उत्पन्न होने लगती है।
तो ये तमाम आप देखेंगे इश्यूज़ रेज़ होने लगते हैं, इश्यूज़ जो है वहाँ से इवॉल्व होने लगते हैं महिलाओं के लिए। लेकिन फिर बुद्धा एज आता है, तो बुद्धा एज में महिलाओं की समानता की बात की जाती है। फिर उसके बाद गुप्ता एज की बात करिए, गोल्डन एरा की, तो उस समय जो चाइल्ड मैरेजेज़ होते हैं बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं। उस समय प्रोस्टिट्यूशंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, या वुमेन्स के लिए फ़ोर्सफुली जो मैरेजेज़ वगैरह होते हैं वो आप देखेंगे तो समझ में आता है आपको, ठीक है? तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब मेडिवल एरा की बात करें तो उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत सही नहीं होती है। अगर आप भक्ति और सूफी मूवमेंट की बात करें तो उस समय कुछ न कुछ महिलाओं के लिए किया जाता है। अगर मीराबाई की अगर बात करें एग्ज़ाम्पल, तो मीराबाई ने एक अपने आप में एग्ज़ाम्पल है कि कैसे उन्होंने महिला होकर के भी इतना सब कुछ किया उन्होंने, ठीक है? मॉडर्न इंडिया की बात करिए, ब्रिटिश रूल की बात करिए, तो मॉडर्न एरा में ही आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। उस समय जो विडो रीमैरेजेज़ थे उनको दिया गया अधिकार दिया गया महिलाओं को, है ना? सती प्रथा को कैसे अबॉलिश किया गया राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ये देखा गया। रीमैरेज की बात करिए, विडोज़ रीमैरेज की बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस तरीके से इस पे काम किया, है ना? फ्रीडम स्ट्रगल में किस तरीके से महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई, तमाम चीज़ों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए ना, अगर मोटा-मोटा देखा जाए, तो महिलाओं की जो स्वतंत्रता है ना, वो 1947 से आपको दिख बहुत महिलाएँ पहले स्वतंत्र नहीं हैं। तो महिलाओं को आज़ादी मिले हुए बहुत चंद समय हुए हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार या कोई व्यक्ति विशेष इसमें बहुत अच्छे से ध्यान, महिलाओं का कैसे विकास हो पाए, महिलाएँ किस तरीके से समाज में, सोसाइटी में अपनी पहचान बना पाएँ, इंडिपेंडेंट हो पाएँ, इसकी चिंता करनी है, ठीक है? क्योंकि अगर आप देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं, अगर अगर जेंडर इक्वालिटी आ गया समाज में, है ना? अगर फीमेल वर्कफ़ोर्स पार्टिसिपेशन अगर बढ़ जाए, फीमेल लेबर वर्कफ़ोर्स पार्टिसिपेशन अगर बढ़ जाए, तो माना जाता है कि हमारी जीडीपी और तरीके से ग्रो करेगी और बेहतरीन तरीके से ग्रो कर पाएगी, है ना? क्योंकि अगर आप देखिए वर्तमान समय में बहुत लोग ऐसे जेंडर स्टीरियोटाइप की भावना होती है कि महिला है तो ये नहीं कर सकती है, महिला है तो वो नहीं कर सकती है, लड़कियों की क्षमताएँ नहीं होती हैं। लेकिन जहाँ-जहाँ मौका मिला है ना, लड़कियों ने प्रूफ़ किया है, महिलाओं ने प्रूफ़ किया है कि वो किसी से कम नहीं है ना? इवन वन स्टेप अहेड आके उन्होंने रिज़ल्ट दिए हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो नो डाउट महिलाओं के अधिकारों की बात करनी चाहिए और इसके लिए जो सार्थक कदम होने हैं, उसको लेना चाहिए। मैंने कहा था ना, रिवॉल्यूशन। हम देख पा रहे हैं अगर महिलाओं की चुनौतियों की बात किया जाए, नो डाउट चुनौतियाँ कम हो रही हैं। इसलिए से महिलाओं के स्टेटस में बहुत सुधार आया, बहुत ही ज़्यादा सुधार आया है। हम प्रोग्रेसिव ग्रो कर रहे हैं, इसमें प्रोग्रेसिवली हम महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं और उसको अचीव कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए ना, ये एक इवोल्यूशन का फेज़ है, जो लगातार हम देख रहे हैं कि पहले जो स्थिति थी उससे बेटर, उससे बेटर, उससे बेटर स्थिति होती रह रही है। लेकिन क्या क्या हम अपने फिक्स टारगेट में इस एम्बिशन को अचीव कर पाएँगे? इस एम्बिशन को, जेंडर इक्वालिटी को अचीव कर पाएँगे? महिलाओं की समानता की बात कर पाएँगे? क्योंकि इवोल्यूशन के तरीके से हम काम कर रहे हैं, है ना? अगर इस पे अगर रिवॉल्यूशन के तरीके से काम किया जाए, सर रिवॉल्यूशन की इन द सेंस कि क्यों ना ऐसे मतलब थोड़ा मन बड़ा करके सरकार को या किसी व्यक्ति को निश्चिंत होकर के महिलाओं के राइट्स की बात किया जाए। रिजर्वेशन की बात करते हैं, उनको तुरंत देना, तत्काल प्रभाव से उनको लागू कर देना चाहिए। या महिलाओं की सुरक्षा की बात करिए, महिलाओं के अधिकारों की बात करिए, न्यायपालिका की बात करिए, तो महिलाओं की जो समस्याएँ, इश्यू है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रायोरिटी के रूप में उसको सॉल्व किया जाए, उसका समाधान किया जाए, है ना? या जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, उस पे काम किया जाए, अवेयरनेस पे ध्यान दिया जाए, एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया जाए, है ना? सेफ्टी सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाए। क्यों ना इसको एक बेहतरीन तरीके से रिवॉल्यूशन के रूप में कार्य किया जाए, ताकि महिलाओं की चुनौतियाँ बहुत ही जल्दी खत्म हो पाएँ और एक जेंडर इक्वालिटी आपको समाज में दिखे। क्योंकि अगर जेंडर इक्वालिटी खत्म हो गई ना, तो भारत की 90% समस्या ऐसी सॉल्व हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो इसमें बेशक काम करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, पिछले क्लास में आपको जाके देखना है, समझना है, ठीक है? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये हो चुका है आपका, आगे देखते हैं। अब जैसे अगर महिलाओं की बात करिए, अगर बच्चियों की बात करिए, अगर आप देखेंगे कि जो चाइल्ड मैरेजेस था, वो बहुत ही ज़्यादा समाज में एक कुप्रथा थी जो चलती आ रही थी। अभी भी बहुत जगह पे इलीगली प्रैक्टिस किया जाता है चाइल्ड मैरेजेस, आपको देखने को मिलेंगे, है ना? तो ऐसे में ये एक बड़ा कंसर्न था, क्योंकि चाइल्ड मैरेज से ना बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे थे। एक चाइल्ड मैरेज से क्या इशू आ रहे थे? सबसे बड़ी बात ये होती थी कि हेल्थ इश्यू, हेल्थ कंसर्न। जो बच्ची होती थी उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता था। हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज दिखाई देते थे, जिसकी वजह से जो मॉर्टेलिटी रेट है ना, मदर मॉर्टेलिटी रेट, वो बढ़ जाती है ना? क्योंकि उस समय ज़ाहिर-सी बात है, अगर कम एज में अगर महिला की शादी हो जाती है, अगर किसी बच्ची की शादी हो जाती है, तो बहुत सारे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे फैक्टर दिखते हैं।
न केवल मदर मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट और बहुत सारी समस्याएं आती हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है कि निर्भरता। जो महिला की निर्भरता, बच्चे की निर्भरता जो होती है ना, हस्बैंड पे या फैमिली पे पूरा 100% डेडिकेटली हो जाती है। और इसके आड़ में उसको बहुत सारे वायलेशन झेलना पड़ता है, बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस या बहुत सी चीज़ें उसको झेलनी पड़ती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसको डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने, उसको चॉइस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन के स्तर या एजुकेशन का उनका जो स्कोप है वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो। तो चाइल्ड मैरिज का जो इम्पैक्ट है ना, सीधे-सीधे दिखता है आर्टिकल 21 पे कि वहाँ पे इसका हनन हो जाता है एक तरीके से, इनडायरेक्टली कहिए तो। एक बड़ी बात मैं कह रहा हूँ आपसे। तो क्यों इसको प्रोत्साहन दिया जाए? क्यों नहीं इस पे बहुत अच्छे तरीके से बैन लगाया जाए? सरकार ने बहुत ही सराहनीय कार्य करके बहुत सारे एक्ट्स के माध्यम से इसको बैन किया। ठीक है? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अब इसमें अगर देखा जाए, जैसे अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात करिए तो उसमें कहता है कि 18 वर्ष महिलाओं के लिए और 21 वर्ष पुरुषों के लिए बात किया गया था। मेरी बात आगे सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है? अगर हिंदू हिंदू मैरिज एक्ट की बात करिए 1955, तो 18 इयर्स फॉर दी गर्ल्स एंड 21 इयर्स फॉर दी ग्रूम्स, है ना? तो ये फिक्स किया गया था, ये फिक्स किया गया। लेकिन स्टिल अगर चाइल्ड मैरिज की बात करिए ना, तो चाइल्ड मैरिज को इस एक्ट में इलीगल घोषित नहीं किया गया था। इलीगलाइज मतलब इसको नहीं किया गया था, मतलब इलीगल घोषित नहीं किया गया। भाई अगर मान लीजिए 18 वर्ष से कम अगर शादी हो जाती है तो चाइल्ड मैरिज हो जाता है तो वो इलीगल नहीं होगा। ये एक्ट्स में कहीं इस बात की चर्चा नहीं की गई थी और ये माना गया था चाइल्ड मैरिज वाज नॉट इलीगल इवन थ्रो दे कैन बी डिक्लेयर वॉइड्स, है ना? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। वहीं पे अगर स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करिए 1954, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी 18 वर्ष और 21 वर्ष किया गया था। लेकिन अगर इस्लाम की अगर बात करिए तो उसमें जो मैरिज में होता है वो कहता है मैरिज ऑफ अ माइनर हु हैज अटेन्ड प्यूबर्टी इज कंसीडर एज अ वैलिड। आई मीन आप ये सोच लीजिए कि जो इस्लामिक लॉ है वो वही कहता है और उसकी मान्यता भी दिया गया हमारे लॉ में। अगर अगर कोई प्यूबर्टी अपना एज अटेंड करता है, मतलब बायोलॉजिकल एज अगर 14 वर्ष 15 वर्ष अगर हो जाती है, अगर उस एज में अगर शादी किया जाए तो वो लीगल है, वो लीगल है। तो आप समझ रहे हैं ये एक्ट्स, ये नियम कहते थे। लेकिन अभी रिसेंटली अगर देखिए तो लास्ट ईयर ना एक जया जेटली और वीके पॉल की कमेटी बनाई गई। उन्होंने कहा, सरकार से कहा कि देखो भैया, जो एज है ना, एज ऑफ मैरिज वुमेन्स, वो उसको इंक्रीज किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि बढ़ाए इसलिए जाए क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं बच्चियों को, महिलाओं को, है ना? क्योंकि अगर अर्ली एज में अगर शादी करते हो, अगर 18 वर्ष में अगर शादी कर देते हो, 19 वर्ष में शादी कर देते हो, इट मीन्स कि उसका एजुकेशन का स्कोप खत्म हो जाता है। बहुत सारे हेल्थ कंसर्न उसको देखने पड़ते हैं। सोसाइटी में उसको निर्भरता देखनी पड़ती है अपनी फैमिली पे 100%, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन झेलने पड़ते हैं, है ना? बहुत सारे वायलेंस झेलने पड़ते हैं। तो ऐसे में स्थिति ठीक नहीं होती है महिलाओं की। ज़रूरी ये है कि इसको और बढ़ाया जाए। और बढ़ाने से क्या होगा कि अगर बच्ची अगर अपने पेरेंट्स क्या रहेंगी तो वो पढ़ाई कर पाएंगी, है ना? एजुकेशन पे ध्यान देंगी, किसी स्किल पे ध्यान देंगी, या समाज में और जो जागरूकता है उसके माध्यम से जागरूक हो पाएंगी और अपने जीवन को आने वाले पड़ाव में बहुत अच्छे से अपना कार्य कर पाएंगे। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? इसीलिए इसकी बहुत सारी चीज़ें दी गई थी। तो अगर आपसे पूछे, अगर अगर आपसे कोई पैनल मेंबर पूछे कि भाई इसके बेनिफिट्स क्या हैं, अगर एज को बढ़ा दिया जाए, अगर 21 वर्ष कर दिया जाए महिलाओं के एज को, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? 5 बेनिफिट्स बताइए। या फिर कौन सी बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ, कंसर्न क्या है? इसको बढ़ा देने से कौन से सबसे बड़े कंसर्न आएँगे? ये भी एक सबसे बड़ी आपको देखने को मिलेगा। तो नो डाउट अगर 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 जो मैरिज का जो एज है अगर वो बढ़ा दिया जाए, तो सबसे अच्छा जो बेनिफिट होगा कि हेल्थ हेल्थ पे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से मदर मॉर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट के केसेस देखे जा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा गिरावट आएगा। क्योंकि जो गर्ल है वो अपने आप एक मैच्योर होगी और वो बेबी की जो कैरिंग करने की जो कैपेसिटी है उसकी उसकी बेहतर होगी और बहुत सारा अवेयरनेस भी उसके अंदर होगा, जिससे बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर पाएगी। तो हेल्थ उसका अच्छा हो जाएगा। दूसरा देखा एजुकेशन, उसका एजुकेशन भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एजुकेशन का जो लेवल है वो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर महिला होगी उसको मौका मिलेगा तो पढ़ाई लिखाई करेगी, है ना? जिसकी वजह से वो आत्मनिर्भर बनेगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट के आसार भी खुलेंगे, एम्प्लॉयमेंट के आसार भी खुलेंगे, है ना? उसको रोजगार मिलेगा, रोजगार के आसार खुलेंगे, उसको बहुत सारे मौके मिलेंगे। सॉरी, समाज में अपनी पहचान बना सकती है इस सभी माध्यमों से। तो ये इसके कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट्स क्या हो सकता है कि पॉपुलेशन पे नियंत्रण होगा, है ना? पॉपुलेशन पे नियंत्रण होगा।
भाई पॉपुलेशन पे नियंत्रण होगा, आपको जाहिर सी बात समझ में आएगा। अगर अगर एज बढ़ाएंगे तो अर्ली एज में शादी नहीं होगी, तो लड़कियां क्या है, तो पॉपुलेशन क्या है भारत में, कम होगा, जाहिर सी बात है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बहुत सारे सकारात्मक परिणाम पड़ेंगे, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद और क्या होगा, जो लेबर फोर्स, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ना, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये इंक्रीज होगा, ये बढ़ेगा, है ना, ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा, क्योंकि महिलाएं क्या है कि बहुत समय मिलेगा तो स्किल सीख पाएंगी, एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगी, है ना, जिसके माध्यम से वो क्या एम्प्लॉयमेंट करना चाहेंगी, रोजगार करना चाहेंगी या जॉब करना चाहेंगी। तो ऐसे में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, समाज में जो वायलेंस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस, उसके वो कम होंगे, है ना। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें जो डोमेस्टिक वायलेंस है कम होंगे, या अवेयरनेस जनरेट होगा, ये सारे बेनिफिट्स आप बता सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। अगर नकारात्मक प्रभाव की बात करिए कि सर इसके क्या नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, नो डाउट कहीं सकारात्मक होता है तो कहीं कुछ नकारात्मक भी होता है, और यही चीज आपको शो कर देना है कि आपका जो माइंड है बहुत ब्रॉड है ना, आप बहुत कुछ सोच सकते हो। क्योंकि अगर किसी चीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो उसके कुछ गलत प्रभाव भी होते हैं, आपको दिखेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर हम जो एज ऑफ मैरिज है अगर वो बढ़ा देते हैं तो सबसे बड़ा प्रभाव किस पे पड़ेगा, गरीब व्यक्ति पे पड़ेगा, पुअर व्यक्ति पे पड़ेगा, गरीब व्यक्ति पे। क्योंकि अगर कोई गरीब व्यक्ति वो क्या चाहता है कि उसकी जो बच्ची है ना जल्दी से शादी हो जाए, ताकि जो बर्डन है वो कम हो जाए, तो बर्डन कम हो जाए। तो बर्डन जो पुअर है उसका जो बर्डन है उसको बर्डन की तरीके से देखता है, वो क्या हो, कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो सबसे पहली बात कि जो बर्डन है उस व्यक्ति पे, फैमिली पे, वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना, इंक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरी बात क्या हो सकती है, दूसरी बात क्या हो सकती है, अगर आप ये सोचिए, अगर किसी महिला की शादी थोड़ी सी देर पे होती है, तो ऐसे में क्या होगा ना, ऐसे में क्या होगा कि सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट होंगे महिला पे, है ना, सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा होंगे। कि भाई आप देखेंगे समाज में कि अगर कोई महिला है शादी थोड़ी देरी से होती है तो बहुत सामाजिक प्रेशर पड़ता है कि क्या रीज़न है, क्या कारण है, तमाम चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारी बातें चलती हैं। ठीक है, दोनों इशू, इसके कुछ प्रभाव भी हैं जो आपको देखने पड़ेंगे, नेगेटिव प्रभाव। तो अगर अगर पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव, तो लेस रिस्क ऑफ द चाइल्ड, है ना, बहुत कम रिस्क होगा, है ना, इंक्रीज द फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट, मैंने बता दिया, इक्वल लॉज, इम्यूनिटी, इक्वालिटी, है ना, जैसे जिस तरीके से 21 वर्ष निर्धारित किया गया है, महिलाओं की एज बढ़ाई जाए तो समाज समानता आएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं। जो डॉरी के दहेज प्रथा के जो इश्यूज हैं वो कम होंगे, एग्जैक्टली कम होंगे, टैकलिंग द चाइल्ड मैरिजेस, है ना, जो चाइल्ड मैरिजेस होंगे उसको टैकल कर पाएंगे, और भी मैंने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स आपको बताए, वो नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। तो अगर नेगेटिव कंसर्न्स की बात किया जाए तो लैक ऑफ द कंट्रोल, है ना, नो से इन द पर्सनल एंड मैटर्स, है ना। तो इनइफेक्टिवनेस ऑफ द लीगल मेजर्स, है ना, जो लीगल मेजर्स होते हैं वो इनइफेक्टिव हो जाएंगे बहुत सारे। मिसयूज ऑफ लॉ बाय द पेरेंट्स, पेरेंट्स के द्वारा इस लॉ का बहुत ज़्यादा मिसयूज हो जाएगा। मैंने कहा ना, अगर कोई गरीब व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उस पर अगर बर्डन होगा तो जाहिर सी बात है वो समझेगा इस बात को कि मैं 21 वर्ष तक वेट नहीं कर सकता, बेटी की शादी करने के लिए बहुत जल्दी किया जाए, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक हालात ठीक नहीं है। तो ऐसे में वो इलीगल रास्ता अपनाएगा, इस लॉ का मिसयूज करेगा, और पहले बिना बताए किसी से शादी कर देगा, या बहुत ज़्यादा, आप समझ रहे हैं, बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं, ठीक है, उस तरीके से। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द मैरिजेस, है ना, अगर आपको देखने को मिलेगा कि भाई सोसाइटी में ना एक ट्रेडिशनल थॉट्स है, लोगों के अंदर मानसिकता है कि नहीं 18 वर्ष से ऊपर होगी तो बच्ची की शादी कर दो। तो ऐसे में अगर आप एक्ट्स लेके आते हो, अगर में आप नियम लेके आते हो, तो जाहिर सी बात है जो लीगल कवरेज है ना वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि इंसिडेंट बहुत ज़्यादा होंगे। कुछ लोग 20 वर्ष में, 19 वर्ष में शादी करेंगे, जानबूझ के शादी करेंगे, किसी तरीके से हिडन करके शादी करेंगे। तो इसके जो बर्डन है ना जुडिशरी पे या कोर्ट पे वो बढ़ेगा, बहुत सारे केसेस आपको सामने देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये सारे बहुत कंसर्न है जो आपको बताना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं बताना है, ये छोटे मोटे बता सकते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, है ना। जो लीगल बर्डन है वो ज़्यादा कोर्ट पे बढ़ जाए, केसेस बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल थॉट्स हैं, है ना, वैल्यू सिस्टम है अपना, ओल्ड वैल्यू सिस्टम जो कहता है कि 18, 19, 20 में बच्चे की शादी कर दो। तो लोग जो प्रैक्टिसेस है उसको छोड़ नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो, समझा सकते हो। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अगर आपसे अगर कोई प्रश्न पूछा जाए, है ना, अगर मैरिज पे, अगर गर्ल्स मैरिज पे, है ना, तो क्या आप बता ले जाओगे?
क्या कंसर्न बता ले जाओगे, क्या बेनिफिट्स बता ले जाओगे, एग्जैक्टली बता ले जाओगे। तो अगर अगर फेवर की बात किया जाए तो निश्चित आपको इसके फेवर में होना चाहिए, इसके फेवर में अमूमन इसका जो एज है बढ़ाना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जेंडर इक्वलिटी के एसेंस में बढ़ाओ, क्योंकि अगर आप 21 वर्ष कर रहे हो तो महिलाओं के भी 21 वर्ष आप करो, है ना? ये भी एक इक्वलिटी समाज में आएगी और जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उसकी भावना कम होगी। जेंडर स्टीरियोटाइप भावना मतलब ये होता है कि भाई किसी भी स्थिति में महिला के प्रति कमजोर समझना कि नहीं, पुरुष ये कार्य कर सकता है, महिला ये कार्य नहीं कर सकती। क्षमताओं के आधार पर आकलन करना, तो निश्चित तौर पर ये क्षमता भी महिलाओं का विकसित होगा और ऐसी भावनाएं कम होंगी। तो यहां तक आपको मेरी बात समझ आई है? यहां तक आपको मेरी बात समझ आई? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब जैसे वायलेंस की बात करिए, मैंने बहुत सारे आपको कारण बताए कि अतीत में वायलेंस, महिलाओं की जो वायलेंस की जड़ें हैं ना वो अतीत में ही है। बहुत शुरू से ही वायलेंस आपको देखने को मिलेगा महिलाओं के। लेकिन अगर रीजंस की बात करें, अगर अगर वर्तमान समय में या कभी भी अगर रीजंस की बात करें कि भाई क्यों वायलेंस इतना होता है महिलाओं के साथ, क्यों उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्यों उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है, अगर इसकी बात की जाए तो इसको आप कई तरीके से बता सकते हो। सबसे पहली बात, सेफ्टी का इशू है महिलाओं के साथ, क्योंकि जो रोड है ना वो अनसेफ है, बहुत सारे डार्क कॉरिडोर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो निश्चित तौर पे सेफ्टी पे भी ध्यान देना चाहिए, है ना? पॉलिटिकल इशू ये हो सकता है, राजनीतिक जो इशू है वो ये हो सकता है, राजनीतिक कारण ये हो सकता है, जो महिलाओं का है ना पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, यानी जो राजनीतिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। अगर आप बात करिए राज्यसभा की, लोकसभा की, विधानसभा की, विधान परिषद की, या कहीं पे किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, तो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या होगा कि महिलाएं अपनी बातों को नहीं रख पाती हैं, अपने इश्यूज को नहीं रख पाती हैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द तबका जो होता है, मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी, मतलब वुमेन्स कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, वो इससे अछूता रह जाता है, इन सभी बेनिफिट से अछूता रह जाता है और डिस्क्रिमिनेशन जैसी स्थिति उसके सामने पैदा होती है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये सब चीज़ें होती हैं। और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब आप देखिए जो पॉलिटिक्स है ना, ये भी एक बहुत न्यूज़ में रहा है कि पॉलिटिक्स जो है ना, राजनीति है ना, उसका क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है। क्रिमिनलाइजेशन मतलब कि अगर आप ये देखिए तो अगर एमपी या लोकसभा, ऐसे बहुत से जिन पे बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस हैं, बहुत ऐसे लोग चुनाव लड़के आ रहे हैं, तो ऐसे में आप सोचिए कि फिर वो आकर के क्या ही कुछ सकारात्मक माहौल बना पाएंगे, क्या ही कुछ एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट दे पाएंगे महिलाओं के लिए, जो ऑलरेडी जिस जिस व्यक्ति पे ऑलरेडी बहुत सारे चार्जेस लगे हों महिलाओं के वायलेंस का या फिर कुछ भी, अगर वो पार्लियामेंट में आता है, अगर वो लोकसभा, राज्यसभा जैसे या विधानसभा में आता है, तो क्या ही महिलाओं के राइट्स की बात कर पाएगा, क्या ही महिलाओं की बात कर पाएगा। तो निश्चित तौर पर ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती है महिलाओं के लिए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अगर सामाजिक रीज़न देखा जाए तो सबसे बड़ा रीज़न है पैट्रियार्कल माइंडसेट है। भाई साहब हम तो पुरुष हैं, है ना? हम तो पुरुष हैं और हम डोमिनेंट हैं। महिला हो तो तुम कमज़ोर हो, तो तुम्हारे कुछ दायित्व, तुम्हारे लिए कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं, है ना? तुमको ऐसे ही रहना है। तो निश्चित तौर पे जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है ना, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और पता है आपको सबसे एक इम्पोर्टेंट डेटा दूँ? 28% जो पॉपुलेशन है ना, वो यही सोचता है कि जो महिलाएँ हैं ना, उनको उनको मतलब टॉर्चर करना चाहिए। महिलाओं को दबाना चाहिए, महिलाओं को किसी भी तरीके से टॉर्चर करना चाहिए। महिलाएँ तो इसीलिए बनी हैं। 28% ऑफ द पॉपुलेशन थिंक इट इज जस्टिफाइड फॉर द मैन्स टू, है ना, बीट हिज वाइफ, है ना, बीट हिज वाइफ। 28% लोग ये सोचते हैं कि जो उसकी वाइफ है ना, वो तो उसको पीटो, मारो, वो इसीलिए बनी है। 28! ओ माय गॉड, ओ एम जी। और ये जीएसएनआई 2021 की रिपोर्ट है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सोसाइटी में ऐसे सारे फैक्टर आपको दिखते हैं। अब आप सोचिए क्या ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ सकते हैं समाज में? लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस मतलब कि महिलाओं के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी, जागरूकता की वजह। महिलाओं को राइट्स नहीं पता है। संविधान में या फिर अगर बात करिए पार्लियामेंट में बहुत सारे एक्ट्स बना के आते हैं, उस एक्ट्स के बारे में महिलाओं को पता ही नहीं है कि सरकार ने ऑलरेडी इनके लिए बहुत सारे प्रावधान किए हैं, किसी पोर्टल के माध्यम से या किसी एक्ट के माध्यम से, किसी स्कीम के माध्यम से, कि अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो महिला बेझिझक इस पर कंप्लेन कर सकती है। अगर मिशन शक्ति की बात करिए, है ना, वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं, या फिर बहुत सी उज्ज्वला योजना, बहुत सारी चीजें चली हैं जिसके माध्यम से महिलाओं के लिए बहुत कुछ है अवेलेबल। लेकिन जब अवेयरनेस नहीं है, जब जागरूकता ही नहीं है, तो महिला क्या कर सकती है? और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू अगर बात करूं,
तो अगर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे पुलिस इंस्टीट्यूशन की बात कर लीजिए, तो उसमें आप देखेंगे तो पुरुष की जो संख्या है वो बहुत अधिक है। जो फीमेल कांस्टेबल्स हैं या फीमेल ऑफिसर जो पुलिस डिपार्टमेंट में देखेंगे बहुत कम है। तो ऐसे में अगर महिला के साथ किसी प्रकार का वायलेंस होता है, महिला के साथ किसी प्रकार की घटना होती है, तो अगर वो कंप्लेन करती है ना, तो सामने कंप्लेन करने वाला व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर होता है या कांस्टेबल होता है, वो मेल होता है। तो ऑब्वियसली जो महिला जब बात करती है तो मेल्स के दिमाग में तो ऑलरेडी महिलाओं के लिए होता है कोई बात नहीं, ये तो छोटी मोटी बात है। तो ऐसे में कैसे केसेस रिजॉल्व हो सकते हैं? तो इसका एक और बेहतर तरीका है कि जो टास्क फोर्स है या जो पुलिस विभाग है, इसमें महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि महिलाएं फ्रीली अपनी बातों को रख पाएं, फ्रीली अपने इश्यूज को रख पाएं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप बता सकते हो, है ना? और सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? इनकम गैप। अगर आप देखिए इनकम गैप, अगर समाज में इतनी बुराइयां हैं कि साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो अगर कहीं, अगर हस्बैंड वाइफ है, अगर वाइफ की सैलरी थोड़ी अधिक हो गई तो भाई साहब ईगो जनरेट होता है, वायलेंस आपको दिखाई देता है, महिला को टॉर्चर करेगा, महिला को परेशान करेगा। क्योंकि जो एम्पावरमेंट दिखता है ना पुरुष में, जो पावर पहले से अपने आप को डोमिनेंट समझता है ना, वो कैसे सोच सकता है कि महिला होकर के, उसकी वाइफ होकर के अधिक पैसा कमाएगी? नो डाउट, ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सोसाइटी में ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, जिनकी ऐसी भावना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये कुछ लॉज हैं, ये कुछ सामाजिक इश्यूज हैं जिसकी वजह से महिलाओं को बहुत सारे वायलेंस देखने को मिलते हैं। क्या आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? अगर लीगल इश्यू दिखा जाए, लीगल इश्यू दिया जाए, है ना, तो जो क्राइम है ना, महिलाओं के साथ जो क्राइम होते हैं उसके लिए देखा गया है कि बहुत ही अच्छे तरीके से उस पर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अगर कोई व्यक्ति महिलाओं पे वायलेंस करता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं दिखी गई। तो पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, है ना, या फिर कहिए तो उसमें डिटरेंस आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम होती है ना। और दूसरा कारण क्या हो सकता है लीगल इश्यू में? कि जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है ना, पुलिस विभाग या न्यायपालिका की बात करिए, वहाँ पे बहुत कम है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे समस्याएं दिखेंगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो हाइजर पेंडेंसी एंड दी लो कन्विक्शन रेट। केसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। केसेस भाई, महिलाओं के बारे में जो वायलेंस होता है, महिलाएं बहुत सारी कंप्लेन करती हैं, बहुत सारी फाइल्स होते हैं, लेकिन कुछ का ही निवारण हो पाता है, कुछ का ही समाधान हो पाता है, कुछ ही कन्विक्शन रेट पे सबको मिल पाता है, सजा वे जो भी हो पाता है। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है। तो लीगल इश्यूज भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इश्यूज कह सकते हो आप। तो ऐसे में ज़रूरी है कि अगर महिलाओं का वायलेंस अगर खत्म किया जाए, महिलाओं के साथ अगर वायलेंस खत्म किया जाए, तो इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहली बात कि जो सामाजिक रीज़न है ना, इनमें जो इश्यूज हैं इसको खत्म किया जाए। जैसे मान लीजिए पैट्रियार्कल माइंडसेट है, इनको सही किया जाए, महिलाओं के बारे में अवेयरनेस फैलाया जाए, महिलाओं को भी ये शो किया जाए कि वो भी सोसाइटी में बहुत स्ट्रांग है, अवेयरनेस जनरेट किया जाए, जागरूकता फैलाया जाए कि नहीं, आपके लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, आपके लिए बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए हैं, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। जो लॉज बने हैं उस लॉज को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, इसमें रैपिड फोर्स बनाने की आवश्यकता है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन उस फोर्स में बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है। और एक इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है कि अगर मान लीजिए ट्रांसपेरेंसी पे सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे सरकार बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। अब इसमें भी ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है कि अगर किसी महिला ने कंप्लेन किया तो कंप्लेन का मुख्य जो मुद्दा है वो क्या था, है ना, या फिर उसको रिजोल्यूशन जब किया गया तो वो फाइल कहाँ तक पहुंची है, कैसे रिजॉल्व हो रही है, कौन कर रहा है, इसमें क्या चीज़ें हैं, और एक सर्टेन टाइम बनाया जाए, टाइम लिमिटेशन दिया जाए, टाइम ड्यूरेशन दिया जाए कि इतने फिक्स टाइम में जस्टिस देना है, आपको न्याय देना है। तो ऐसा प्रावधान करने की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करने की आवश्यकता है कि जो रोड है वो बहुत सेफ बनाए जाए, है ना, ये सब चीज़ें ध्यान दी जाए। पॉलिटिकल इशू में ये है कि जो राजनीतिक पार्टिसिपेशन है वुमेन का, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वुमेन का, वो बढ़ाया जाए, जैसे पार्लियामेंट में या फिर आप स्टेट असेंबली की बात करो वहाँ पे। तो ऐसे जगह पे हम पार्टिसिपेशन बढ़ाने चाहिए वुमेन्स का, जिसकी वजह से वो अपने लिए एक्ट्स बना पाएँ, कानून बना पाएँ। मैं तो ये कहता हूँ अगर आप पीएफओ का इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको ये भी विचार क्यों ना करना चाहिए कि जो भी फैक्ट्री है, जो भी स्टैब्लिशमेंट है ना, उसमें भी जो निश्चित सीट है ना वो महिलाओं के लिए फिक्स किया जाए, ताकि एक जो सेफ कल्चर है ना, सेफ्टी प्रोटेक्शन जो कल्चर है महिलाओं के लिए, वो स्टैब्लिश हो पाए, महिलाएं बहुत फ्रीली काम कर पाएँ, महिलाएं एम्पावर महसूस करें कि नहीं, कई सारी महिलाएं हैं और किसी के साथ कुछ अनहोनी होती है तो ऑब्वियसली बहुत सारी महिलाओं के साथ खड़ी होती हैं। लेकिन जिस फैक्ट्री में, जिस एस्टैब्लिशमेंट में सपोज 100 वर्कर्स हैं, 100 वर्कर्स में अगर 90 वर्कर्स मेल हैं, 10 वर्कर्स फीमेल हैं, तो वहाँ पे प्रेशर ऑटोमेटिक जनरेट होता है। तो अगर आप देखिए तो उनको बहुत सारे वायलेशन या बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस करने पड़ते हैं महिलाओं को। तो सेक्सुअल अगर आप देखिए वायलेंस एट वर्क प्लेस आपको देखने को मिलेंगे ऐसी स्थिति में, तो क्यों ना किसी एस्टेब्लिशमेंट में महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी निर्धारित किया जाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप?
तो ये सारे कुछ कॉजेज़ हैं और ये कुछ समाधान मैंने आपको बताए, जो आप पैनल मेंबर्स के सामने बता सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई? ये बात आपको समझ ठीक है? ये बात आपको समझ अब मैरिटल रेप की बात करें, ये भी एक फ्लैश पॉइंट था। लगातार आप न्यूज़ में देख रहे हैं। यू हैव ऑफन सीन द न्यूज़ मैरिटल रेप। So marital rape in present time, this is a very big issues in our country, because if you talk about the violence among the women, the violence against the women have raised and बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ऐसे में चिंता कौन करेगी? सरकार करेगी। तो ऐसे में जो रेप हो रहे हैं, रेप के केसेस हो रहे हैं, ये अगर आप देखिए तो आप तो सोच रहे हैं कि ठीक है, किसी महिला के साथ या किसी लड़की के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, वो ठीक नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि एक रिलेशन में होते हुए, एक शादी मैरिज एक्ट में बदते हुए भी ऐसा अगर वायलेशन अगर आपको देखने को मिले, सुनने को मिले, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। ट्रेडिशनल माइंडसेट था, समाज की ऐसी अवधारणाएं थी कि अगर महिला शादी के बंधन में किसी पुरुष के साथ बंधी है और ऐसे में उसके द्वारा अगर किसी प्रकार का टॉर्चर किया जाता है तो ठीक है, उसको नेग्लेक्ट किया जाए, ऐसी कोई भावना नहीं होती। लेकिन आर्टिकल 21 तो इंडिविजुअल बात करता है, इंडिविजुअल अधिकार की बात करता है कि कोई व्यक्ति, एनी सिंगल व्यक्ति की बात करता है, उसको राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ विद चॉइस एंड डिग्निटी की बात करता है। तो अगर चॉइस एंड डिग्निटी की बात करता है और ऐसे में किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध अगर उसके साथ अगर किसी शारीरिक संबंध अगर पुरुष के द्वारा बनाया जाता है, तो नो डाउट वो इलीगल है, वो क्राइम है। ये इस बात को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन क्या हमारा जो इंडियन लॉ है, क्या इसको क्राइम मानता है? क्या ये इसको क्रिमिनलाइज किया गया है अब तक? ऑब्वियसली अभी तक नहीं। हमारा आईपीसी 375 एक्सेप्शन कहता है, एक्सेप्शन 2 कहता है, कोई पर्सन कोई पर्सन अगर अपनी एडल्ट वाइफ के साथ फोर्सफुली संबंध बनाता है या फोर्सफुली आप अगर शारीरिक संबंध बनाता है, तो ऐसे में उसको उसको रेप नहीं माना जाएगा। तो रेप नहीं माना जाएगा। ये बड़ा मतलब कंसर्न आप सोचिए कि अगर अगर कोई व्यक्ति अपनी एडल्ट वाइफ के साथ शारीरिक संबंध बनाता है जबरदस्ती, फोर्सफुली, तो उसको उसको रेप नहीं माना जाएगा। एक्सेप्शन 2 कहता है। तो क्या जो एक्सेप्शन 2 है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आर्टिकल 21 का वायलेशन है? आपको समझ में नहीं आ रहा है? आर्टिकल 21 का वायलेशन है, महिलाओं के डिग्निटी चॉइस का वायलेशन है। तो ऐसे में इस एक्ट को कैसे प्राथमिकता दिया जा सकता है भारत में, जबकि ऑलरेडी इसको प्राथमिकता दिया गया है? तो नो डाउट ये एक बड़ा चुनौती है, बड़ा कंसर्न है, जिस पे चर्चा लगातार चला रहा है। और अभी बॉम्बे कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा भाई साहब, मेन इज मेन, रेप इज रेप। उसमें किसी प्रकार का ये नहीं देखना है कि शादी हुई है या नहीं हुई। अगर किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध, उसके चॉइस के विरुद्ध, उसके डिग्निटी के विरुद्ध अगर ऐसी हरकतें की जाती हैं, तो नो डाउट वो क्राइम है। वो क्या है, इस बात को आपको समझ। तो ऐसे में अपने विचार को रखा गया है। वर्मा कमेटी ने भी इस पे रिकमेंड किया है कि जो एक्सेप्शन 2 है इसको खत्म किया जाए और इसको एक तरीके से महिलाओं के अधिकार की बात किया जाए और मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज किया जाए। आपको पता है ऐसे देश में, कंट्री में लगभग 100 कंट्रीज हैं, 100 कंट्रीज हैं जिसने इस एक्ट को यानी मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइजेशन बताया, क्रिमिनलाइज किया है। इस एक्ट को क्या है, क्रिमिनलाइज किया गया है ना, इसको आपराधिक एक्ट बनाया गया है। लेकिन ऐसे 34 कंट्रीज हैं, 34 ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे इसको क्रिमिनलाइजेशन नहीं किया गया है, अपराधीकरण नहीं किया गया है इसमें, इस चीज को, मैरिटल रेप को। आपको पता है इसमें भारत भी है, इंडिया भी। इसी आपको ये बात समझनी है, आने वाले समय में हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है, कैसे हम महिलाओं की समानता की बात कर सकते हैं, कैसे हम महिलाओं के राइट्स की बात कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर आप एक अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, अगर आप एक अच्छे सूझबूझ के व्यक्ति हैं, तो आप इस पर तर्क करेंगे, अपने पॉइंट्स को स्ट्रांग करेंगे। तो ये बात आपको समझना है, ये बात आपको जानना है।
ठीक है, अब आप इस बात को समझ गए। तो मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, है ना? आपको कैसे बताना है। लेकिन अगर आप कॉज़ की बात करिए, तो इसका कॉज़ क्या है? भाई मैरिटल रेप का कॉज़ क्या है? तो सबसे पहले आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। अगर महिलाएँ अगर कोई महिला अगर शादी के बंधन में है, अगर वो रोज़गार नहीं करती है, एम्प्लॉयड नहीं है, तो इट मीन्स कि आर्थिक रूप से वो किस पे निर्भर है? अपने हस्बैंड पे निर्भर है, अपने पति पे निर्भर है। और निर्भरता कहीं न कहीं शो करता है कि अगर कोई व्यक्ति निर्भर होता है तो खुशी-खुशी वायलेंस या ऐसा डिस्क्रिमिनेशन भी झेलना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो अगर अगर वायलेंस खत्म करना है तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अनएम्प्लॉयमेंट ना होना एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा दूसरा पॉवर्टी, गरीबी गरीबी। आप देखेंगे अगर अगर बहुत पॉवर्टी है, गरीबी है, तो ऐसे में अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे, शिक्षा का स्तर कम है। तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि ऐसी स्थिति, ऐसे हालात आपको देखने को मिले, है ना? हाइपर मस्कुलैरिटी, मतलब बाहुबली, जो आदमी समझता है अपने आप को पुरुष, बाहुबली जो समझता है कि मैं तो पुरुष हूँ, मैं बाहुबली हूँ, तो भाई आप जो है हद में रहिए, आप जो है ऐसे करिए। ऐसी चीज़ें सोसाइटी में, समाज में कि मर्द है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसको भी समझना पड़ेगा कि सोसाइटी में ये बहुत गलत अवधारणाएँ हैं, बहुत तुच्छ अवधारणाएँ हैं। ये बहुत ही गंदी प्रवृत्ति है, गंदी विचार है, गंदी भावना है, जिसको नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? फैमिली फैक्टर, फैमिली फैक्टर्स आप देखेंगे ये भी एक कारण है। क्योंकि परिवार अगर देखिए, तो परिवार अगर बहुत बड़ा है या फिर परिवार में अशिक्षा है या ऐसी चीज़ें हैं, तो महिलाओं की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। भाई सबके लिए खाना बनाना है, सबका ध्यान रखना है, सबकी केयरिंग करनी है। तो ऐसे में भी आप देखेंगे तो फैमिली प्रेशर भी महिलाओं को झेलना पड़ता है, जिसकी वज़ह से ऐसे केसेज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें जो महिला है ज़ाहिर-सी बात है बहुत ही इन्वॉल्व हो जाती है फैमिली में, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखता है आपको, और जितना इन्वॉल्वमेंट दिखता है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है फैमिली पे निर्भर हो जाती है। मैं निर्भरता की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर आप किसी व्यक्ति पे डिपेंडेंट हैं, तो निश्चित तौर पे ये संकेत है कि आपके साथ कभी कोई वायलेशन हो सकता है, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई, है ना? पुअर डेटा, अब जैसे कितनी महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, कितनी घटनाएँ घट रही हैं, कुछ डेटा नहीं हमारे पास है। तो डेटा पे काम करने की आवश्यकता है। तो डेटा नहीं है तो एग्ज़ैक्टली पता नहीं हो रहा है कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं, है ना? और सबसे बड़ा इसका कारण क्या है कि जो महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएँ घटती हैं या किसी प्रकार का घटना घटता है, तो महिलाएँ क्या करती हैं, केवल 17%, ओनली 17% वुमेन्स जाके रिपोर्ट करती हैं, एफआईआर करती हैं, कंप्लेन करती हैं। तो ऐसे में जो वायलेंस करने की जो धारणा है वो पुरुष की बढ़ जाती है, कि ये क्या ही कर लेगी वुमेन है, तो महिला है तो डर डर खत्म हो जाता है। तो इस बात को समझना है। तो कितना हम एक्सेस कर सकते हैं लॉ को किसी वुमेन्स के यहाँ, तो ये इसको एक्सेशन पे ध्यान देना है ना? एक्सेस दिलाना है वुमेन्स को कि हर चीज़ को यूज़ कर पाए। तो इसके लिए अवेयरनेस जनरेट किया जाए, नो डाउट इस पे कार्य किया जाए, है ना? और ये सारी चीज़ें हैं। और नॉन जस्टिसेबल जैसे मैंने आपको बताया, जैसे 375 एक्सेप्शन 2 कहता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो उसको कम करना चाहिए। अगर एक्सेप्शन 2 को खत्म कर दिया जाए तो ज़ाहिर-सी बात है जो मेल प्रजाति है उसके अंदर कुछ डर की भावना आएगी, है ना? इस पे काम कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कॉजेज़ आप समझ गए कि क्या-क्या मुख्य रूप से कॉजेज़ हैं, क्या कारण है कि महिलाओं के साथ जो मैरिटल रेप जैसी समस्याएँ आपको सामने नज़र आ रही हैं। ठीक है? लेकिन सबसे बड़ा इश्यू ये है कि भाई अगर ठीक है, आप सर ये कह रहे हो कि जो मैरिटल रेप है इसको आप खत्म कर दो। मैरिटल रेप को आप क्रिमिनलाइज़ कर दो। लेकिन अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज़ कर देंगे, तो इसमें भी तो सबसे बड़ी चुनौती है। कैसे आप करोगे इसको? कैसे निर्धारित करोगे? मान लो कोई महिला है, उसके पति से संबंध ठीक नहीं है। ऐसी कोई घटना नहीं हुई और आके बोल दिया कि नहीं ठीक है, इसने तो मेरे साथ रेप किया है या फिर मैरिटल रेप किया है। तो ऐसे में कैसे निर्धारित किया जाएगा कि भाई क्या ऐसे टूल्स होंगे या कौन-सी ऐसी एविडेंस होगा जिसको मान्यता दिया जाएगा कि नहीं वो कहने से मान जाएँगे नहीं ठीक है, आपके साथ वायलेशन हुआ है तो ठीक है, इसके तहत कार्रवाई किया जाएगा, आपके हस्बैंड के विरुद्ध। तो इसीलिए इश्यू ऑफ प्रूविंग, है ना? इश्यू इन प्रूविंग। तो किस तरीके से प्रूव किया जाएगा ये सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि ऐसी चीज़ें तो कोई देखा नहीं है, कोई सोचा नहीं है, कोई समझा नहीं है, तो ऐसे में तो इश्यू ऑफ प्रूविंग है ना? और सबसे पहली बात अगर आप इसको क्रिमिनलाइज़ कर दोगे तो इसका जो मिसयूज़ है ना वो आपको दिखेगा, मिसयूज़ आपको दिखेगा। मिसयूज़ आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। इसका मिसयूज़ आपको दिखेगा समाज में, सोसाइटी में, ये एक बहुत ही बड़ा, तो मैलिशियस इंटेंट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा।
यहाँ तक आपको बात समझ में आई? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो न्यूज़ में लगातार रहे हैं, जो आपको समझना पड़ेगा। डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज़रूरी है इन सभी टॉपिक में, सभी चीज़ों में। जो भी चीज़ें फ्लैश पॉइंट, इसको फ्लैश पॉइंट बोलते हैं, जो फ्लैश पॉइंट लगातार न्यूज़ में ऐसे मुद्दे रहे हैं, समाज से जुड़े, उसको आप बहुत बेहतर तरीके से करके जाइए। अपनी समझ, अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के जाइए ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम और चुनौती आपको ना हो। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। हम लोग अगले क्लास में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, प्राइड एकेडमी ने यूपीएससी ईपीएफओ का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैच लॉन्च किया है ना? आपको जाकर निश्चित उसको एनरोल करना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम तैयारी करा रहे हैं। क्योंकि आप ये समझिए कि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था बीच में, बहुत से बच्चों ने अपनी तैयारी को ब्रेक कर दिया था, या वो अप्रोचेस वो नहीं कंटिन्यू कर पाए, जिसके बाद बहुत से प्रॉब्लम अभी झेलने पड़ रहे हैं। आपके शॉर्टलिस्ट आ चुके हैं इंटरव्यू के, किन-किन बच्चों के इंटरव्यू होने हैं। अब सिर्फ शेड्यूल आना है, कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे में मौका नहीं है आपके पास है, टाइम नहीं है आपके पास है, अपने प्रिपरेशन को बेहतर करिए। अगर आप प्राइड एकेडमी से जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।